हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वान क्यूनेन का सिद्धांत। वान क्यूनेन का सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है और नेट में इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं और अधिकांश फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चर सब में आते हैं। ठीक है, मैंने कुछ बना लिख रखा है जिससे कि जल्दी संभव हो पाए। तो जो वान क्यूनेन थे, वान क्यूनेन ने जो अपना सिद्धांत दिया था, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे, जर्मन के रहने वाले थे। तो जो वान क्यूनेन ने अपने लगभग 40 साल के अनुभव के आधार पर जो अपना अनुभव था उनका कृषि कार्य करने का 40 साल का, उस आधार पर अपना यह सिद्धांत दिया है। और इनका ये सिद्धांत लगभग 1826 में था। इन्होंने अपना सिद्धांत कब दिया था? 1826 में। और इनका जो सिद्धांत था वो टेरो, एक उन्होंने अपनी फॉर्म खोल रखी थी, फार्म हाउस टेलो नामक जो फार्म हाउस था, उसके आधार पर उन्होंने जो फार्म हाउस था उसमें जो कृषि क्षेत्रों को जिस तरह से डिवाइड कर रखा था, उस आधार पर इसका वर्णन किया है। तो उनका जो सिद्धांत है वो किस आधार पर आधारित है? अगर हम उनके सिद्धांत की बात करें तो उनका जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से कृषकों को खेती करते हुए हम अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस आधार पर आधारित है। और उनका अगर सिद्धांत देखें तो सबसे पहले आती है कि हर एक सिद्धांत में कुछ मान्यताएं रखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी चीज को प्रूफ करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र के बारे में एक एरिया बनाया जाता है और ये सिद्ध किया जाता है कि हाँ ऐसा ही होगा। ठीक है, तो उन्होंने पहली मान रखी थी एकाकी प्रदेश। मैंने डायग्राम बना रखा है थोड़ा रफली, जिससे ही समय बचे। तो सबसे पहले उन्होंने अपने जो सिद्धांत दिया था उसमें, और वैसे भी अधिकांश सिद्धांतों में कुछ मान्यताएं रखी जाती हैं, तभी हम किसी को शर्त बिना प्रूफ करना मुश्किल है कि हम किस काम को करना चाहते हैं, उससे हमें क्या लाभ है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा था एकाकी प्रदेश, यानी उन्होंने ये कल्पना की थी कि किसी एक क्षेत्र में एक ही प्रदेश हो या नगर हो, तभी यह सिद्धांत लागू होगा। ठीक है, दूसरा था समान भौतिक स्थिति। उन जो वहां की स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो कैसी होनी चाहिए? भौतिक स्थिति से मतलब है यहाँ पर संरचना और जलवायु। दो चीजों से मतलब है कि वहां की संरचना और जलवायु दोनों समान होनी चाहिए, तभी यह सिद्धांत लागू होगा। तीसरी उन्होंने शर्त रखी थी वो था एक बाजार, यानी एक ही नगर हो और एक ही बाजार क्षेत्र होना चाहिए, एक से अधिक बाजार नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाजार में अंतर आएगा तो परिवहन में भी अंतर आएगा। और उन्होंने एक और कल्पना की थी कि जब उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था तब 1826 यानी कि उस समय पर परिवहन का अधिक विकास नहीं हुआ था। तो उस आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था और ये कहा था कि परिवहन के लिए सिर्फ बैलगाड़ी और नावें, दो ही चीजें चलती हो, तभी यह सिद्धांत लागू होगा। ठीक है, अब उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, उसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से उन्होंने ये सिद्धांत दिया? उनका पहला उद्देश्य था कि वस्तु के उन्होंने जो देखा उस आधार पर अपना उद्देश्य बताया कि हमारा क्या उद्देश्य है। उसमें पहला है वस्तु के उत्पादन सघनता में बाजार से बढ़ती दूरी से कमी आती है, यानी कि वस्तुओं का जो उत्पादन होता है उसमें बाजार क्षेत्र के पास अधिक उत्पादन होता है। अगर हम किसी बाजार क्षेत्र के पास हैं तो वहां पर उत्पादन की सघनता पाई जाती है। अगर हम यहाँ क्या है, सघनता पाई जाती है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे विरलता पाई जाती है। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है, सिद्ध भी होता है। अगर तुम अपने आसपास नगरों में देखोगे तो नगरों के पास हर एक कार्य की सघनता होती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है सघनता कम होती जाती है। ठीक है, दूसरा क्या कहा, बाजार से दूरी वृद्धि से भू उपयोग प्रवृत्ति में अंतर। अगर सघनता और विरलता दोनों का सेंस देखें तो बहुत सिमिलर सा लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाया कहा है
कि वस्तु के उत्पादन सघनता में बाजार से बढ़ती दूरी के साथ कमी आती है। यानी नगर के पास सघनता और नगर से दूर विरलता। ठीक है, अब विरलता किस चीज की? उत्पादन की। यहाँ तो उन्होंने उत्पादन की कहा है। और फिर क्या कहा है दूसरे में? दूरी बढ़ भू उपयोग प्रवृत्ति में अंतर आता है। यानी भूमि के उपयोग में भी अंतर क्या आता है? अंतर यही रहता है, यहाँ पर अगर हम उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर हम अधिक व्यय कर भी उत्पादन करते हैं और दूरी बढ़ने पर व्यय में हमें कटौती करनी पड़ती है। और भूपयोग में नगर के पास भूमि उपयोग में अधिक सघनता रहती है और दूरी बढ़ती आती है तो विरलता पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिद्धांत में है क्या। दो हर चीज इंपॉर्टेंट है, ये बता दे रही हूँ। भू उपयोग सकेंद्रीय पेटी सिद्धांत, उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था वो किस पर आधारित है? भू उपयोग सकेंद्रीय पेटी, यानी भूमि का हम किस तरह से प्रयोग करें उसके लिए उन्होंने पेटियां बांटी हैं कि किस तरह से इनको हम बांट सकते हैं। अगर हम पेटियों की बात करें तो उन्होंने अपनी भू उपयोग पेटी को 6 पेटियों में बांटा है। जो उन्होंने पेटी बनाई है वो कितनी बनाई है? 6 पेटियां। और 6 पेटियों के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। ठीक है, अब उनके सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? बाजार मूल्य बराबर उत्पादन लागत, परिवहन लागत और उत्पादन लाभ। यानी हमारी बाजार मूल्य क्या होना चाहिए? एक तो उसमें उत्पादन लागत लगी हो, फिर परिवहन ट्रांसपोर्ट का व्यय और उसमें हमें कितना लाभ लेना है वो उसमें सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, ये जो सिद्धांत है ये नेट में आ चुका है। P माने बाजार मूल्य, V फॉर वैल्यू यानी लागत कितनी है, लागत में फिर परिवहन लागत और उत्पादन लाभ, उस आधार पर लगाते हैं। रेट कितना लगेगा? परिवहन लागत और उत्पादन लागत के बाद में हम अपना वैल्यू निकालते हैं क्या उसका रेट है। ठीक है, ये आ चुका है नेट में। सब बताती हूँ क्या क्या चीज नेट में आ चुकी है। ठीक है, अब बात आती है कि उन्होंने अपनी उसको जो भू उपयोग पेटी को 6 में बांटा है। अब 6 को किस हिसाब से बांटा है? उन्होंने पहले कल्पना की थी एकाकी प्रदेश, यानी उन्होंने क्या कहा? एकाकी प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने कहा उस एकाकी प्रदेश में के बीच में एक नदी प्रवाहित होनी चाहिए क्योंकि जल की व्यवस्था करनी है। ठीक है, फिर उन्होंने अपनी पेटियों को जो बांटा है वो मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ और तुम इसको है ना ले देख लेना। ठीक है, नगर के पास 6 पेटियां बनाई थी। पहली पेटी में क्या होगा? नगर के पास सब्जी दूध, यानी जो नगर की मुख्य आवश्यकता होती है वो उनका उत्पादन होगा, सब्जी और दूध का उत्पादन। ठीक है, यानी इस पेटी में क्या होगा? ये सब्जी और दूध की पेटी होगी। दूसरी पेटी में क्या कहा था उन्होंने? ईंधन। ये हमारी दूसरी पेटी, इसमें क्या बताया? ईंधन और इमारती लकड़ी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय पर ना तो कोई गैस की सुविधा थी, ना सौर ऊर्जा की सुविधा थी, सिर्फ लकड़ी पर ही निर्भरता थी, इसीलिए ईंधन और इमारती लकड़ी के बारे में कहा। तीसरे में क्या है? अनाज उत्पादन। जो तीसरी पेटी थी वो नगर के लिए क्या करेगी? अनाज का उत्पादन। किस रूप में? सघन रूप में। ठीक है, अब इसके बाद में 4 और 5 पेटी में भी अनाज का उत्पादन होगा, लेकिन उन पेटियों में उत्पादन में क्या अंतर होगा? यहाँ पर लगभग 14% प्रति भूमि छोड़ी जाएगी और यहाँ पर 1/3 का नियम चलेगा। ये रखा था मैं 1/3 नियम। इसका मतलब 33% भूमि प्रति छोड़ी जाएगी, ये उनका कहना था। ठीक है, इसके बाद में छठी पेटी में उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारी छठी पेटी होगी इसमें, क्योंकि वो नगर से काफी दूर हो जाएगी, इसीलिए वहां पर ऐसी चीजों का उत्पादन होना चाहिए जिसको अगर हम बाद में भी ले जाएं तो उससे न तो खराब होने की संभावना हो और न नुकसान होने की संभावना हो।
तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे क्या कहा छठी पेटी में? छठी पेटी में था दूध, दूध का जगह हम लिखेंगे पनीर, मक्खन, घी। ठीक है, ऐसी चीजों का उत्पादन किया जिसमें जो है नुकसान ना हो। ये है उनका पूरा सिद्धांत। ये पेटियां इंपोर्टेंट है, नेट में आती रहती हैं, ये भी नेट में आता रहता है। अब बात आती है इनके सिद्धांत की एक मुख्य विशेषता। जो उन्होंने एकाकी प्रदेश की कल्पना की थी, उसकी जब बहुत अधिक आलोचना होने लगी तब उन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ परिवर्तन किए और ये कहा कि धीरे धीरे, यहाँ तो ये एकाकी नगर ये था, धीरे धीरे दूरी बढ़ने पर एक और नया, ये तो मुख्य नगर है, दूसरा उपनगर विकसित होगा। ठीक है, अब उपनगर विकसित होने के बाद धीरे धीरे इसकी भी पेटियां बनने लगेंगी। और इस तरह से उन्होंने ये कहा इन फ्यूचर भविष्य में नगरों का क्रम का विकास भी ऐसे ही होगा। ये मुख्य उपनगर हो गए और इनके सर्कल पेटियां हो गई और इस तरह से इन पेटियों का लास्ट की पेटियां आपस में मिली होंगी। अब वो नगर की कंडीशन पर निर्भर करता है कि वो नगर कैसा होगा, लेकिन उनकी पेटियों में समानता पाई जाएगी। ये है मुख्य सिद्धांत। ऐसे एक एक सिद्धांत बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके।